हेलो बच्चों, क्लास 11th की इस क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्लास 11th के पहले चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की कुछ फंडामेंटल जानकारियां दी थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मापन और मापन में अनिश्चितता। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे उनमें से अधिकतर को हमें मापना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसको हमें मापना हो तो उसके लिए हम एक संख्या और एक मात्रक का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपको किसी दूरी के बारे में जानकारी देनी हो, जैसे 10 मीटर, 10 किलोमीटर, तो आप यहाँ दो पार्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं, एक संख्या 10 और एक मात्रक मीटर। इसी तरह जब आप किसी वस्तु का भार के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं 10 ग्राम या 10 किलोग्राम या 50 किलोग्राम। तो यहाँ भी आप एक संख्या और एक मात्रक का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इन्हीं मात्रकों के बारे में। देखो बच्चों, एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा आप मापन करते हैं। जैसे एक MKS सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकंड। एक CGS सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। इसी तरह से एक फुट पाउंड सिस्टम है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस सिस्टम को मान्यता दी गई है उसको हम SI सिस्टम कहते हैं। SI सिस्टम के अनुसार हमारे पास 7 आधारभूत राशियां हैं। इन्हीं आधारभूत राशियों के आधार पर आप किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में पूरी तरह से जानकारी करते हैं। तो ये आधारभूत राशियां कौन सी हैं और इन राशियों के लिए कौन सा मात्रक बनाया गया है, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, जो 7 आधारभूत भौतिक राशियां हैं उनमें से एक है लंबाई, एक है द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रकाश तीव्रता और द्रव्य की मात्रा। ये 7 आधारभूत राशियां हैं जिनसे बाकी की सभी राशियों को बनाया जाता है। देखिए, अब इनके एसआई मात्रक क्या हैं जिन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करते हैं। लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग होता है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, तापमान के लिए केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, प्रकाश तीव्रता के लिए कैंडेला और द्रव्य की मात्रा के लिए मोल। तो इस तरह से 7 आधारभूत राशियां हैं और 7 आधारभूत मात्रक हैं: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। तो आप इनको याद रखेंगे कि कौन सी आधारभूत राशि के लिए कौन से मात्रक का चुनाव किया गया है। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान यानी मास। देखिए बच्चों, द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की कुल मात्रा को कहते हैं। किसी भी वस्तु के अंदर कितना पदार्थ उपस्थित है उसकी मात्रा उसका द्रव्यमान है। द्रव्यमान वस्तु की जड़ता का मापक है। यह एक मूलभूत राशि है और इसका मान हमेशा स्थिर रहता है। आप पृथ्वी के किसी भी भाग में हो, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। इवन अगर आप किसी दूसरे ग्रह पर भी हैं तो भी आपका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। द्रव्यमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जिस मात्रक का प्रयोग किया गया है उसको किलोग्राम कहते हैं और इसका सिंबल केजी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, आप पृथ्वी के किसी भी हिस्से में हो या इवन आप किसी और ग्रह पर भी हो। जैसे अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी वह 10 किलोग्राम ही रहेगा। यानी
उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा टर्म है भार, वेट। देखिए, एक टर्म था द्रव्यमान, मास, और दूसरा टर्म है वेट या भार। अब ये क्या होता है? भार वह बल है जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के द्वारा उसकी ओर आकर्षित की जाती है। बच्चों, आप जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो जिस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी, उसको भार कहा जाएगा। अंतर समझिए, द्रव्यमान वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, जबकि भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आप किसी वस्तु का भार ज्ञात करना चाहते हैं, तो आपके पास एक फॉर्मूला है, W इज इक्वल M इंटू जी। यहां M उस वस्तु का द्रव्यमान है, जबकि G पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय त्वरण है। तो W बराबर M इंटू जी। इस सूत्र के द्वारा भार और द्रव्यमान एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। देखिए, द्रव्यमान एक आधारभूत राशि है, जबकि भार एक बल है जो पृथ्वी के द्वारा हमारे ऊपर लगाया जाता है। अब इसका मान पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में भी अलग अलग हो जाता है। जैसे जो भार आपका पृथ्वी के इक्वेटर के ऊपर होगा, सेम वही भार पोल्स के ऊपर नहीं होगा। पोल्स के ऊपर भार अलग होगा, इक्वेटर पर भार अलग होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों जगह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग है, जबकि द्रव्यमान दोनों स्थानों पर सेम होगा। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्योंकि ये एक भार है, तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। तो एक बार हम द्रव्यमान और भार के अंतर को समझ लेते हैं। द्रव्यमान वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, जबकि भार उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है। द्रव्यमान का मान परिवर्तित नहीं होता, जबकि भार अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार बदल सकता है। तो अगर आप द्रव्यमान और भार में अंतर देखें, तो मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण बल है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, एक स्केलर है, इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती, जबकि भार एक सदिश राशि है, एक वेक्टर है, यानी इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। द्रव्यमान स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, जबकि भार स्थान के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आयतन की। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पदार्थ जगह घेरते हैं। तो यदि पदार्थ जगह घेरते हैं, तो उनका अपना एक आयतन होना चाहिए। तो किसी भी पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। यह भी एक अदिश राशि है। पदार्थ किसी भी अवस्था में हो, ठोस, द्रव या गैस, इसका आयतन अवश्य होगा। अब हम बात करते हैं इनके मात्रकों की। बच्चों, आयतन के लिए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमारे पास कोई एक सॉलिड स्ट्रक्चर है और वो बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है, मींस उसने बहुत अधिक स्थान घेरा हुआ है, तो उसके आयतन को नापने के लिए आप घन मीटर का प्रयोग करेंगे। ये एसआई मात्रक भी है। और यदि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट साइज में छोटा है, जैसे एक ईंट है, एक किताब है, तो उसके लिए आप घन सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, एसआई मात्रक कौन है? घन मीटर, जिसका प्रयोग बड़ी वस्तुओं के आयतन को ज्ञात करने के लिए होता है। यदि वस्तुएं छोटी हैं, तो आप घन सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यदि आपके पास कोई द्रव या कोई गैस है और वह एक बड़ी मात्रा में उपस्थित है, तो आप लीटर का प्रयोग करेंगे। देखिए, जो ठोस वस्तुएं हैं उसके लिए आप प्रयोग करेंगे घन मीटर और घन सेंटीमीटर का। और यदि आपके पास द्रव और गैस हैं, तो आप प्रयोग करेंगे लीटर, और छोटी मात्रा में होने पर मिलीलीटर का। यदि बड़ी मात्रा में है तो लीटर, और यदि छोटी मात्रा में है तो मिलीलीटर का प्रयोग करेंगे। अब इनके इंटर कन्वर्जन को समझिए, इनमें जो अंतर परिवर्तन होते हैं। देखिए, 1 लीटर
1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, और 1000 घन सेंटीमीटर के भी बराबर होता है, और 10⁻³ घन मीटर के बराबर होता है। देखिए बच्चों, जब आप केमिस्ट्री में आंकिक प्रश्न करेंगे तो उनमें आपको नॉर्मली यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट करना पड़ता है, आपको एक दूसरे में उन्हें बदलना पड़ता है। तो वहां बड़ी समस्या आती है, यदि हमें ये याद ना रहे तो हमारा सारा न्यूमेरिकल ही फंस जाता है। तो इसलिए आप इन्हें ध्यान से याद करेंगे कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है, 1000 ही घन सेंटीमीटर है, और 0.001 घन मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो एक उदाहरण है द्रव्यमान और भार के बारे में। देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो जी का मान है वो 9.8 है। हालांकि ये अलग अलग जगहों पर बदल जाएगा, इक्वेटर पर अलग होगा, पोल्स पर अलग होगा। तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कितना होगा जिसका द्रव्यमान 10 kg है, तो 10 इंटू 9.8 इज इक्वल 98 न्यूटन। लेकिन अगर आप इसी भार को चंद्रमा पर देखते हैं, तो क्योंकि मून पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान से बहुत कम है, 1.6, तो चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार होगा 10 इंटू 1.6 इज इक्वल 17 न्यूटन। अब हम चलिए बात कर लेते हैं घनत्व की। केमिस्ट्री के अंदर घनत्व का प्रयोग बहुत फ्रिक्वेंटली किया जाता है। तो घनत्व होता क्या है? घनत्व किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान है। एकांक आयतन, तो जब भी आपको किसी वस्तु का घनत्व ज्ञात करना होगा तो आप उसके एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान उपस्थित होगा आप उसे घनत्व कहेंगे। देखिए बच्चों, घनत्व आपको यह जानकारी देता है कि कोई भी वस्तु कितनी सघन है। जैसे आप समझिए कि यदि आपके पास 1 किलोग्राम रुई और 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा है, तो देखिए इनका जो भार है वो तो दोनों का 1 किलोग्राम है, लेकिन आपको लोहे का टुकड़ा भारी लगेगा। क्यों? क्योंकि लोहे का टुकड़ा सघन है, उसके अंदर कणों की संरचना कॉम्पैक्ट है। तो घनत्व आपको क्या जानकारी देगा कि पदार्थ कितना सघन है या कितना विरल है। देखिए, यदि आप घनत्व, जिसे हम रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप उसे ज्ञात करना चाहते हैं तो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। किसी भी वस्तु के पास जितना द्रव्यमान है आप उसे उसके आयतन से भाग दे दीजिए तो आपको घनत्व प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों, घनत्व एक अदिश राशि है, यानी आपको इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है। किलोग्राम प्रति घन मीटर, क्योंकि आयतन का मात्रक होता है घन मीटर और द्रव्यमान का आयतन होता है किलोग्राम। तो घनत्व जो कि द्रव्यमान अपॉन आयतन है, तो उसका मात्रक होगा किलोग्राम प्रति घन मीटर। लेकिन यदि वस्तु छोटी है तो आप ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का प्रयोग भी करेंगे। अगर वस्तु बड़ी है तो किलोग्राम प्रति घन मीटर, और अगर वस्तु छोटी है तो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और अब हम चलिए बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि यदि किसी धातु के टुकड़े का द्रव्यमान 200 ग्राम है और उसका आयतन 50 घन सेंटीमीटर है, तो उसका घनत्व क्या होगा। तो देखिए, आपको द्रव्यमान यानी m दिया हुआ है 200 ग्राम और आयतन दिया हुआ है 50 घन सेंटीमीटर। घनत्व का सूत्र क्या होगा, रो इज इक्वल m अपॉन वी। तो आपने m रखा 200, v रखा 50, तो घनत्व होगा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ताप की, टेम्परेचर। यह भी एक आधारभूत राशि है और इससे हमें यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या वो कितनी गर्म है। ताप के 3 मुख्य पैमाने हैं, जिनमें से एक को कहते हैं डिग्री सेल्सियस, एक को कहते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और एक को कहते हैं केल्विन। केल्विन एसआई मात्रक है। डिग्री सेल्सियस में आप तापमान को नाप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं और केल्विन में नाप सकते हैं। तो बच्चों याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको लगभग हर बार तापमान को परिवर्तित करना पड़ेगा। तो हम एक एक कर बात करते हैं कि इन पैमानों में आपस में क्या संबंध है। देखिए, सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना, इन दोनों के बीच में संबंध होगा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को
डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि यदि हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये फ़ारेनहाइट पैमाने में कितना होगा? तो यहां पर आप डिग्री सेल्सियस रख देंगे 0, इसको आप इधर ले जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। जब आप इसे इधर लेकर जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32। इसी तरह अगर आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारे पास है और हम इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल होगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। तो आपको क्या करना होगा, ये 5/9 यहाँ है तो आप इसे इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 9/5 इज इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 180 इज इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। और जब आप माइनस 32 को इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 180 प्लस 32 इज इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। तो देखिए बच्चों, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। इससे आप डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को एक दूसरे में बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेल्सियस और केल्विन पैमाने में क्या रिलेशन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है बच्चों, क्योंकि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें टेम्परेचर का यूज हो रहा होगा तो आपको उसको केल्विन में बदलना ही होगा। तो आपके पास इसके लिए एक सूत्र है, केल्विन इज इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। केल्विन इज इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। आप इसको अपनी आसानी के लिए 273 ले सकते हैं, हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू यही है। तो यदि आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है तो आपको सिंपली उसमें क्या ऐड करना है, 273, जिससे आपको केल्विन पैमाने में उसका मान मिल जाए। जैसे अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो आप यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस की जगह आप 0 रखेंगे प्लस 273, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 273 केल्विन। लेकिन अगर आप यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो हमारा आंसर होगा 298 केल्विन। तो देखिए बच्चों, आप इस तरह से डिग्री सेल्सियस को केल्विन और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। चलिए आगे के टॉपिक पर चलते हैं। और ये टॉपिक भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, वैज्ञानिक संकेतन यानी साइंटिफिक नोटेशन। देखिए बच्चों, जब हम केमिस्ट्री में मेजरमेंट्स करते हैं तो हमें नॉर्मली ऐसी वैल्यूज मिलती हैं जो या तो बहुत बड़ी हैं या बहुत छोटी हैं। तो इनको लिखने के लिए एक मेथड डिवाइस किया गया जिसको साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। देखिए इस मेथड में किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाता है, n इंटू 10⁻⁻n, n इंटू 10⁻⁻n। देखिए बच्चों, यहां n एक दशमलव संख्या होती है जिसका मान 1 से बड़ा और 10 से छोटा होता है। इसका मान 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। जबकि n एक पूर्णांक होता है और ये पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों, जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें किसी बहुत बड़ी संख्या को या बहुत छोटी संख्या को लिखा जाता है एक आसान तरीके में, n इंटू 10⁻n की फॉर्म। देखिए हम इसके नियम समझते हैं पहले, इसके बाद हम इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए जब आप वैज्ञानिक पद्धति में किसी नंबर को लिखेंगे तो केवल एक गैर शून्य अंक दशमलव से पहले होना चाहिए। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये 1 से बड़ा और 10 से छोटा होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो डेसिमल पॉइंट है इससे पहले बस एक अंक ही होना चाहिए, तभी ये साइंटिफिक नोटेशन माना जाएगा। 10 की घात या जो पावर्स होती हैं इनके द्वारा हम डेसिमल के स्थान का निर्धारण करते हैं, यानी डेसिमल को हमें कहाँ लेकर के जाना है, ये 10 की जो घात पावर्स जो हम लगाएंगे उनसे पता लगे। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको समझिए। अगर आप इसको याद रख पाते हैं तो आपको साइंटिफिक नोटेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए यदि आप डेसिमल पॉइंट को दाईं तरफ बढ़ाते हैं यानी आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ऋणात्मक घात बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है ना। जितना पॉइंट आप डेसिमल को दाईं तरफ लेकर के जाएंगे उतना ही ऋणात्मक मान बढ़ता चला जाएगा जो 10 की पावर है। और यदि आप उसे बाईं तरफ खिसकाते हैं तो धनात्मक पावर्स बनेंगे। देखिए बच्चों, कोई भी नंबर, वो नंबर चाहे
बड़ा है चाहे वो नंबर छोटा है, जब आप डेसिमल को दाईं तरफ लेकर के जाएंगे यानी आगे की तरफ लेकर के जाएंगे तो ऋणात्मक घात बढ़ेंगी, और जब आप बाईं तरफ लेकर के जाएंगे तो ऋणात्मक घात घटेंगी। देखिए यही सारा खेल है जब हम कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एक बड़ी संख्या है 10000000, हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका ये जो नंबर आपको दिया हुआ है 100000 और एक और जीरो, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ है? हाँ, इसका डेसिमल पॉइंट यहां है, नंबर के बिल्कुल आखिर में। तो अब आपको क्या करना है, आपको जो सबसे पहला डेसिमल नॉन जीरो नंबर इसके अंदर है, यहां तक यानी इसके पैरों में यहां तक आपको इस डेसिमल को लेकर के आना है। अब इसके लिए ये कितने स्थान चलेगा? देखिए पहले ये एक जीरो पार करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी और फिर छठी। जब ये अपनी छठी जीरो को पार कर लेगा तो ये 1 के बाद आ जाएगा, यानी आप इसको 1.0 इंटू 10⁶, क्योंकि आप 6 स्थान तक चले थे, तो जितने स्थान तक आप चलेंगे आप उतनी ही धनात्मक पावर्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बाईं तरफ चले। अगर आप बाईं तरफ चलेंगे तो धनात्मक पावर आएंगी, अगर आप दाईं तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक पावर आएंगी। चलिए जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, आप अब समझ गए होंगे कि इसका डेसिमल पॉइंट यहां है संख्या के लास्ट में। सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, तो आपको यहां तक आना है, इसके बाद यहां तक आना है। तो देखिए आप कितने प्लेस चलेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको 9 प्लेसेस चलने पड़ेंगे बाईं तरफ। तो इसलिए क्या होगा कि अब ये नंबर तो बन गया 4.5 और 10⁹ क्योंकि आप 9 प्लेसेस तक चले थे। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे ना कि यदि आपके पास 1 से बड़े नंबर है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको डेसिमल पॉइंट को बाईं तरफ लेकर के जाना होगा, और जब आप उसे बाईं तरफ लेकर के जाएंगे तो जितने स्थान तक आप जाएंगे आप उतने ही पावर्स उसके ऊपर 10 के ऊपर लगाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर नंबर 1 से छोटा है, जैसे 0.001, आप देख सकते हैं कि ये नंबर 1 से छोटा है और इसका डेसिमल पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहां इसका डेसिमल पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, नियम क्या कहता है कि जो सबसे पहली नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद डेसिमल आना है, यानी डेसिमल को यहां तक आना पड़ेगा, इस पॉइंट तक। तो आपको किस तरफ चलना होगा? दाईं तरफ। तो कितने प्लेस चलेंगे इसको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, आपको 4 प्लेसेस तक चलना होगा। तो क्योंकि आप दाईं तरफ चले हैं तो पावर्स निगेटिव होंगी, जितने प्लेस आप चले हैं उतनी ही प्लेस वाली जो नंबर है आपको 10 की ऋणात्मक पावर के रूप में लगाना है। उसी तरह से ये वाला एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए जो पहली नॉन जीरो डिजिट है वो कौन है? 7। तो आपको 7 के बाद डेसिमल को लेकर के आना। तो कितने प्लेस चलेंगे? 1 2 3 4 5 6, आप 6 प्लेसेस तक चले। तो आप इसको लिखेंगे 7.2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है बच्चों? तो देखिए ये तो नियम हुए कि किसी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे बदल सकते हैं। अब इस साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा? देखिए एक तो हमें बहुत बड़े नंबर को बार बार लिखना या बहुत छोटे नंबर को बार बार लिखने में जो दिक्कतें आएंगी उनसे हमें हमारा पीछा छूट जाएगा। दूसरा, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। और तीसरा, जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें नंबर को इसी मेथड से लिखा जाता है। तो आपको ये सीखना इसलिए भी जरूरी है। अब देखिए यहां मेरे पास कुछ उदाहरण है, जैसे 0.0048, आपको इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखिए पहली बात, ये नंबर 1 से छोटा है, तो इसका मीनिंग हुआ कि आपको दाईं तरफ चलना होगा। दूसरी बात, 10 की जो पावर आएंगी वो निगेटिव होंगी। अब देखिए कितने स्थान चलना पड़ेगा, 1 2 3, क्योंकि 3 स्थानों के बाद हमारा पहला नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा। तो आप इसे क्या लिखेंगे, 4.8 इंटू, अब कितने प्लेस चले हम? 3, तो 10⁻³ अब देखिए ये नंबर 1 से बड़ा है तो हमें बाई तरफ चलना होगा। 10 की जो पावर है वो धनात्मक होगी। अब कितने प्लेस हमें चलना होगा?
ये आप काउंट करिए, डेसिमल यहाँ होगा, क्योंकि डेसिमल हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये लास्ट में ही होगा। तो देखिए आपको 1 2 3 4 5 प्लेस चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएंगे। तो यानी आप इसे क्या लिखेंगे, 2.34 इंटू, अब देखिए कितने प्लेस आप चले, 1 2 3 4 5, तो 10⁵। तो बच्चों अब मैं समझता हूं कि आपको वैज्ञानिक संकेतन बनाने आ गए होंगे। ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं, इनको आप खुद ट्राई करके देखिएगा। यदि ये आपसे हो जाते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और यदि ये आपसे नहीं होते तो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इन्हें फिर दोबारा समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री में जब आप मापन करेंगे तो आपको गणनाएं करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। अब उन कैलकुलेशंस में साइंटिफिक नोटेशन का यूज हम कैसे करेंगे, हम इसको समझते हैं। देखिए जब हम साइंटिफिक नोटेशन से कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें कुछ रूल्स यूज करने पड़ते हैं। जब भी हमें मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, या जोड़ या घटा करना हो, तो हमें इन नियमों का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए हम इनको एक बार समझ लेते हैं। देखिए पहला जो नियम है वो गुणा का नियम। यदि दो नंबर हैं और वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं, तो वो आपको जिस रूप में दिखाई देंगे वो रूप ये है, a इंटू 10⁻A इंटू बी इंटू 10⁻B। तो देखिए नियम क्या कहता है कि जब आप साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो पावर्स को जोड़ दिया जाएगा। जो भी पावर्स होंगी, जैसे 10 की पावर यहाँ a है, यहाँ 10 की पावर b है, तो आप इनको जोड़ देंगे। तो जो पावर्स वाला हिस्सा है वो तो आपने इस तरह से कर दिया, पावर्स को जोड़ दी, जो भी पावर जोड़ करके आएगी वो यहाँ लिखी जाएगी। अब बाकी बचे हुए नंबर यानी जो a और b है, ये नॉर्मल नंबर है, जिस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर आप 2 इंटू 10⁻³ और 3 इंटू 10⁻² को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो क्या होगा बच्चों, इन पावर को हम ऐड कर देंगे। तो 3 + 2 कितना हुआ, 5, 10⁵। अब जो बाकी बचे हुए नंबर हैं 2 और 3, इनको आप सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 = 6, तो हमारा आंसर होगा 6 इंटू 10⁵। तो ये गुणा का नियम है। अब यदि आपको भाग करना है तो उसके लिए नियम क्या है, देखिए फिर आपके पास संख्याएं इसी तरह से होंगी, a इंटू 10⁻A और इसको भाग देना है b इंटू 10⁻B से। तो भाग देते समय पावर्स को घटा दिया जाता है, जैसे गुणा करते समय पावर को जोड़ दिया गया था, भाग देते समय आप पावर को घटा देंगे, तो उससे जो पावर वाला पोर्शन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, और बाकी जो संख्याएं बचेंगी नॉर्मल तरीके से जैसे आप उन्हें भाग देते हैं उसी तरह से आप भाग देते रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 6 इंटू 10⁻6 को भाग देना है 2 इंटू 10⁻2 से, तो देखिए यहाँ पावर 6 है, यहाँ पावर 2 है, तो क्या करना है, हमें इन पावर को घटाना है। तो 6 - 2 कितना हुआ, 4, तो 10 की पावर क्या आएगी, 4। अब 6 को आप नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं 6/2, उस तरह से ही डिवाइड कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि जोड़ और घटा में क्या नियम है। देखिए बच्चों, जोड़ और घटा के लिए दो तरीके हमारे पास होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जोड़ और घटा करते समय जो नंबर हमें दिए हुए हैं उनमें जो 10 की पावर है इनको आप समान कर लें, इनको आप बराबर कर लें, यानी दोनों नंबर्स में जो 10 की पावर है वो बराबर हो जानी चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम इसे बराबर कैसे करेंगे, इसी के लिए आपको यूज करना है वैज्ञानिक संकेतन। आप वैज्ञानिक संकेतन से इन पावर्स को बराबर कर लेंगे। देखिए जैसे यहां 4 इंटू 10 की पावर 2 है, अब मैं चाहता हूं कि ये 10 की पावर 3 हो जाए, तो मेरे पास दो रास्ते हैं चलने के लिए, मैं बाईं तरफ भी चल सकता हूं और मैं दाईं तरफ भी चल सकता हूं। अगर मैं बाईं तरफ चलूंगा तो ऋणात्मक पावर बढ़ेगी, यानी ये जो 10 की पावर 2 है ये बढ़ने की बजाय घट जाएगी, और अगर मैं बाईं तरफ चलूंगा डेसिमल को लेकर के तो ये पावर बढ़ जाएगी। तो मुझे केवल एक नंबर बढ़ाना है, 2 से 3 करना है, तो मैं क्या करूंगा कि इसका जो डेसिमल यहां है 4 के बाद, इसको एक प्लेस आगे ले जाऊं, तो इससे क्या होगा, मेरी धनात्मक जो पावर है वो बढ़ जाएगी। तो अब क्या हुआ, 0.4 इंटू 10⁻3। अब देखिए पावर क्योंकि अब सेम है तो आप इनको कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि पावर सेम है तो आप इन्हें कॉमन निकाल लीजिए, और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसको आप सिंपली जैसे जोड़ते हैं उसी तरह से जोड़ देंगे। जैसे हम 3 को 0.4 के साथ अगर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.4, और 10 की पावर कितनी आई, 3। तो देखिए बच्चों, ये आज का हमारा जो टॉपिक है हम इसे यहीं रोक देंगे।
अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक क्या हैं और सार्थक अंकों को ज्ञात करने के नियम और इनसे हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आज के लिए विराम। आप सभी का दिन शुभ हो।